एक काम करो, अपनी लाइफ के पिछले 5 साल याद करो और ऑनेस्टली सोचो कि आपने कितनी चीज़ें शुरू की। शायद गिटार था, कुछ महीने सीखा, फिर कॉर्नर में रख दिया, फिर कोडिंग आई, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर अटक गए, फिर कोई दोस्त मिला और आप जिम जाने लगे, सीरियसली जाने लगे, डाइट भी फॉलो की, फिर कुछ महीने बाद वो भी स्लो हो गया, फिर फोटोग्राफी का इंटरेस्ट आया, फिर राइटिंग, फिर किसी ने कोई बिजनेस आइडिया बताया, फिर मेडिटेशन, फिर कुछ और अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने आप से तो आपके घर में कहीं ना कहीं एक अनफिनिश्ड चीज़ ज़रूर होगी। एक गिटार जो धूल खा रहा है, एक नोटबुक जिसमें सिर्फ पहले 3 पेजेस भरे हैं, एक कोर्स जो अभी भी आधा है, एक आइडिया जो आपने किसी को बताई भी नहीं। और जब भी आप इन चीज़ों को देखते हो एक स्पेसिफिक फीलिंग आती है, शेम नहीं एग्जैक्टली, उससे थोड़ा अलग एक फीलिंग, जैसे आप खुद को डिसअपॉइंट करते रहे हो, जैसे आप किसी एक काम में टिक नहीं सकते, जैसे बाकी सब जानते हैं कि वो कौन है और क्या करना है और आप अभी भी फिगर आउट कर रहे हो। सोसाइटी ने इस फीलिंग के लिए एक वर्ड दिया है, डिलेटेंटे, मतलब जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता है पर कुछ भी सीरियसली नहीं करता, जो कैओटिक है, जिसमें ग्रिट नहीं है, जो एक लेन चूज़ नहीं कर सकता और उसमें रह नहीं सकता। और एक फ्रेज़ तो इतनी बार सुनी होगी कि अब आप खुद इसे अपने ऊपर यूज़ करते हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आप इसे एक इंसल्ट की तरह यूज़ करते हो, खुद को रिमाइंड करने के लिए कि आप अभी तक कुछ नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये कोट अधूरा है। इस कोट का पूरा वर्जन ये है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ अ मास्टर ऑफ नन बट ऑफ्टन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। विलियम शेक्सपियर के समय का ये फ्रेज़ ओरिजिनली एक कॉम्प्लीमेंट था। ये किसी ऐसे इंसान के बारे में कहा जाता था जो बहुत कुछ जानता हो, जो वर्सेटाइल हो, जो मल्टीपल वर्ल्ड्स में मूव कर सके। लेकिन किसी ने इसे आधा काट दिया और इंसल्ट बना दिया और आप उस अधूरे कोट को सच मानकर जीते रहे। साइकोलॉजी कहती है कि ये जो आपको लगता है कि आप स्कैटर्ड हैं, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एक हाईली अडेप्टिव नर्वस सिस्टम की निशानी है। आप फेल नहीं हो रहे स्पेशलाइजेशन में, आप अनकॉन्शियसली एक रेयर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हैं। उसे साइकोलॉजिस्ट्स एम शेप्ड माइंड कहते हैं। और आज हम समझेंगे कि ये एम शेप्ड माइंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और जिन लोगों में ये होता है वो अक्सर खुद को फेलियर क्यों समझते हैं जबकि वो एक्चुअली किसी और से ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन पहले उस लाई को समझना होगा जो पिछले 100 सालों से बेची जा रही है। पिछली पूरी सेंचुरी एक आई शेप्ड गेम थी। आई यानी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे, डीप और नैरो, एक ही डायरेक्शन में जाओ, एक ही चीज़ सीखो, उसी में एक्सपर्ट बनो। पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इसी आइडिया पे बनी थी। फैक्ट्री वर्कर जो एक ही मशीन चलाए, इंजीनियर जो एक ही डोमेन जाने, डॉक्टर जो एक ही स्पेशलाइजेशन में हो। और इसमें लॉजिक था क्योंकि उस दौर में एनवायरनमेंट स्टेबल था, रूल्स नहीं बदलते थे। अगर आप 10,000 घंटे एक चीज़ प्रैक्टिस करो, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते थे और वो एक्सपर्टीज़ डिकेड्स तक काम आती थी। साइकोलॉजी रिसर्चर्स ने इसे काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट कहा है। जैसे गोल्फ में रूल्स फिक्स हैं, बॉल वही है, कोर्स वही है, स्विंग वही है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहो आप बेटर होते रहोगे। फीडबैक क्लियर है, पैटर्न कंसिस्टेंट है। लेकिन आप जिस दुनिया में जी रहे हो वो गोल्फ नहीं है। आपका ब्रेन इंस्टिंक्टिवली जानता है कि मॉडर्न वर्ल्ड एक विकेड एनवायरनमेंट है। यहाँ रूल्स रोज बदलते हैं। जो स्किल आज वैल्यूएबल है 5 साल बाद इरेलेवेंट हो सकती है। जो इंडस्ट्री आज बूम में है कल डिसरप्टेड हो सकती है। जो करियर पाथ आज सिक्योर लगता है, एआई या ऑटोमेशन कल उसे रिप्लेस कर सकती है। और एक विकेड एनवायरनमेंट में स्पेशलिस्ट फ्रैजाइल होता है। एक स्पेशलिस्ट ने अपनी सारी एनर्जी एक होल खोदने में लगाई। वो होल अगर रेलेवेंट रही तो वो जीता, लेकिन अगर दुनिया ने डायरेक्शन चेंज किया तो वो एग्जैक्टली उसी होल में फंसा रह जाता है। उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई पिवट नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसीलिए आपका ब्रेन नेचुरली ड्रिफ्ट करता है। एक साल आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग और HVAC सिस्टम्स में ऑब्सेस्ड हो जाते हो, अगले साल योगा, हैवी लिफ्टिंग और म्यूज़िक, फिर कुछ और। बाहर से देखने वालों को ये कैओटिक पर्सनालिटी लगती है। वो कहते हैं यार ये सेटल क्यों नहीं होता। लेकिन जो आप एक्चुअली कर रहे हो वो है अलग अलग डोमेन से डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करना। और यहीं से वो मैजिक शुरू होती है जिसे साइकोलॉजी फार ट्रांसफ़र कहती है। फार ट्रांसफ़र को समझने के लिए पहले नियर ट्रांसफ़र को समझो। नियर ट्रांसफ़र तब होता है जब आप वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो आपने पहले देखी है, वही टूल से, वही अप्रोच से। स्पेशलिस्ट नियर ट्रांसफ़र में एक्सपर्ट होता है।
वो एप्पल्स देखता है, एप्पल्स रिकॉग्नाइज करता है, एप्पल्स सॉल्व करता है। फार ट्रांसफ़र तब होता है जब आप एक कंप्लीटली अनरिलेटेड फील्ड का कॉन्सेप्ट लेते हो और किसी दूसरी प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हो। आप एप्पल्स देखते हो, लेकिन आपको याद आता है कि ऑरेंजेस में भी ऐसा ही पैटर्न था, और उस पैटर्न से आप एक सॉल्यूशन निकालते हो जो किसी स्पेशलिस्ट ने सोचा ही नहीं था। एक एग्जांपल लो, एक वेब डेवलपर जो पहले बी कीपर था और फार्मर भी था। पेपर पर इन तीनों चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उस डेवलपर का एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस उसे ऑर्गेनिक सिस्टम्स और ग्रोथ साइकिल्स को एक ऐसे लेवल पर समझने देता है जो कोई स्पेशलिस्ट कोडर कभी नहीं समझ सकता। जब वो किसी वेबसाइट का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है तो वो उसे एक लिविंग इकोसिस्टम की तरह देखता है। कहाँ बॉटलनेक होगी, कहाँ ग्रोथ होगी, कहाँ सिस्टम ओवरलोड होगा, ये सब उसे नेचुरली दिखता है, क्योंकि उसने ये पैटर्न्स नेचर में पहले देखे हैं। वो कोड नहीं लिख रहा, वो एक इकोसिस्टम कल्टीवेट कर रहा है। यही फार ट्रांसफ़र है और यही इनोवेशन है। जो ब्रेक थ्रू आइडियाज़ आती हैं, जो इन्वेंशंस होती हैं, जो बिजनेसेस डिसरप्ट करती हैं, उनके पीछे ऑलमोस्ट हमेशा कोई ऐसा इंसान होता है जिसने दो अनरिलेटेड वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लास ली थी जो एप्पल के फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी में दिखी। आइंस्टाइन ने वायलिन बजाया जिसने उनकी मैथमेटिकल इंट्यूशन को शेप किया। लियोनार्डो डा विंची एनाटोमिस्ट था, इंजीनियर था, पेंटर था, म्यूजिशियन था। उन्हें भी लोगों ने स्कैटर्ड कहा होगा। आप इम्पोस्टर फील करते हो क्योंकि आप किसी एक चीज़ में बेस्ट नहीं हो, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि आपकी वैल्यू डेप्थ में नहीं है, आपकी वैल्यू सिंथेसिस में है, उन कनेक्शंस में है जो आप देख सकते हो और एक स्पेशलिस्ट कभी नहीं देख सकता। अब ये समझना कि क्यूरियोसिटी एक सुपर पावर है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो इससे सॉल्व नहीं होती। वो क्रशिंग फीलिंग जब आप अपने किसी दोस्त को देखते हो जो एक ही फील्ड में रहा और अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है या लीड इंजीनियर है या किसी बड़े कंपनी में सेटल्ड है, और आप खुद को देखते हो तो लगता है कि आप अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर हो, क्योंकि आप ट्रैक्स स्विच करते रहे, क्योंकि आप कभी एक जगह नहीं रहे। ये फीलिंग रियल है और इसे डिसमिस करना गलत होगा, लेकिन ये फीलिंग एक फंडामेंटली फ्लॉड कंपैरिजन से आती है। आप अपना एम शेप्ड जर्नी किसी के आई शेप्ड जर्नी से कंपेयर कर रहे हो, और ये कंपैरिजन अनफेयर है, इसलिए नहीं कि आप बेटर हो, बल्कि इसलिए कि आप लिटरली डिफरेंट जियोमेट्री में मूव कर रहे हो। एम शेप को प्रॉपरली समझो। एक एम को देखो, दो पिलर्स हैं, ऊपर से एक पीक है जो दोनों को कनेक्ट करता है, और बीच में एक वैली है। एम शेप्ड पर्सन के मल्टीपल पिलर्स ऑफ डेप्थ होते हैं। हर पिलर एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसने जेन्युइन मास्टरी बिल्ड की है, लेकिन ये पिलर्स एक ब्रिज से कनेक्टेड हैं जो क्यूरियोसिटी है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, फार ट्रांसफ़र है। आई शेप्ड पर्सन एक पिलर बनाता है और उसी में रहता है। एम शेप्ड पर्सन मल्टीपल पिलर्स बनाता है, लेकिन यहाँ वो ट्रैप है जहाँ ज़्यादातर एम शेप्ड लोग फंस जाते हैं। आप सारे पिलर्स एक साथ नहीं बना सकते। अगर आप एक ही टाइम पर डेटा साइंस भी सीखना चाहते हो, नॉवेल भी लिखना चाहते हो और एक बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हो, तो तीनों में से कोई भी नहीं होगा। आप तीनों में थोड़े थोड़े आगे जाओगे, थोड़े थोड़े ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, और फिर गिल्ट आएगी कि कुछ भी नहीं हुआ, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। जो लोग सक्सेसफुली एम शेप्ड लाइफ नेविगेट करते हैं, जो ट्रू पॉलीमैथ्स हैं, वो एक चीज़ करते हैं, उसे सीरियल मास्टरी कहते हैं। सीरियल मास्टरी का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को सीजन्स में देखते हो। जैसे नेचर में सीजन्स होते हैं, विंटर में कुछ चीज़ें डॉर्मेंट होती हैं ताकि स्प्रिंग में कुछ और ब्लूम कर सके। एक सीज़न में आप एक पिलर बिल्ड करते हो, पूरी फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा कमिटमेंट। फिर जब वो पिलर एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है तो आप नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट पिलर पे जाते हो, लेकिन पुराना पिलर आप छोड़ते नहीं, वो बस बैकग्राउंड में रहता है, फाउंडेशन बना रहता है। हो सकता है कि अपने 20वें साल में आप म्यूज़िक और आर्ट में ऑब्सेस्ड रहे, हर वीकेंड म्यूज़िक में, हर रात ड्राइंग में। लोगों ने कहा होगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपने इवेंचुअली उसे स्लो किया, लेकिन आपने एक्चुअली उस सीज़न का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, वो पिलर बन गया। फिर 30वें साल में आपने प्रोग्रामिंग की तरफ पिवट किया, क्योंकि प्रैग्मेटिक रीजंस थे, बिल्स पे करने थे, करियर बनाना था। आपने आर्ट को अबैंडन नहीं किया, आपने बस विंटर डिक्लेयर किया उस पिलर के लिए और नया सीज़न शुरू किया। और फिर कुछ साल बाद आप देखते हो कि प्रोग्रामिंग और आर्ट एक दूसरे को एक्चुअली इन्फॉर्म कर रहे हैं। आपकी विजुअल सेंस
आपके UI/UX को बेटर बना रही है। आपकी म्यूजिकल सेंस आपको रिदम और टाइमिंग की समझ दे रही है जो एनिमेशंस में काम आ रही है। पिलर्स मर्ज होने लगते हैं, एक इंसान की कहानी है। 53 साल की उम्र में उसे फाइनली एक पीस मिली। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो आर्ट और प्रोग्रामिंग में से चूज़ नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता। तो उसने एक डिसीजन लिया। प्रोग्रामिंग को उसने वो पिलर बनाया जो बिल्स पे करता है, और म्यूज़िक, फिलॉसफी और गेम डिज़ाइन को उसने प्रोटेक्ट किया वीकेंड्स के लिए, रातों के लिए, उन आवर्स के लिए जब वो ट्रूली अलाइव फील करता था। उसने हाई डिमांड टीम लीड पोजीशंस को डिक्लाइन किया। सैलरी ज़्यादा थी, स्टेटस ज़्यादा था, लेकिन उन पोजीशंस में ये सब करने का टाइम नहीं होता। उसने डिलिबरेटली अपना वर्क वीक 30 घंटे पर रखा। उसने अपनी साइकिक एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जैसे कोई बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोटेक्ट करता है। और उसने ये नहीं किया कि सब कुछ एक साथ मर्ज करने की कोशिश करे। उसने उन्हें सीक्वेंशियली एग्जिस्ट करने दिया, सीज़न बाय सीज़न, पिलर बाय पिलर। इवेंचुअली वो सब मिले उसके अपने वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स में, जहाँ प्रोग्रामिंग था, आर्ट था, म्यूज़िक था, फिलॉसफी था, सब एक जगह। वो एम शेप इन एक्शन था। लेकिन नोटिस करो कि ये 53 साल की उम्र में हुआ। आई शेप्ड लॉजिक से सोचो तो ये फेलियर है, एम शेप लॉजिक से सोचो तो ये वो मोमेंट है जब सारे पिलर्स फाइनली कनेक्टेड हुए, जब सारी सीमिंगली रैंडम लाइफ चॉइसेस सेंस बनाने लगी। और यहाँ एक बात और है जो एम शेप्ड लोगों को समझनी चाहिए। आपकी वैली पीरियड्स, वो टाइम जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, वो आइडल नहीं है, वो इंटीग्रेशन का टाइम होता है। आपका ब्रेन बैकग्राउंड में कनेक्शन बना रहा होता है। आप एक इंटरेस्ट को रेस्ट दे रहे हो ताकि दूसरा ग्रो कर सके। नेचर में भी खेत को फॉलो छोड़ते हैं कुछ समय के लिए ताकि मिट्टी रिकवर करे। आपके इंटरेस्ट साइकिल्स वही फॉलो पीरियड्स हैं। तो अगली बार जब आप किसी नई चीज़ की तरफ शिफ्ट फील करो, उसे वीकनेस मत समझो, उसे अपने एम का नेक्स्ट पिलर समझो। एक आखिरी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो एम शेप्ड पीपल को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कॉन्सेप्ट उन्हें लिटरली बुलेट प्रूफ बनाता है। इसे रिडंडेंसी कहते हैं। हम आमतौर पर रिडंडेंसी को वेस्ट की तरह देखते हैं। रिडंडेंट मतलब अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, जो नीडेड नहीं है। लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रिडंडेंसी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। एलिफेंट्स को कैंसर बहुत कम होता है और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इसकी वजह क्या है। एलिफेंट्स में TP53 जीन की 20 कॉपीज़ होती हैं जो कैंसर से लड़ता है। ह्यूमंस में सिर्फ 2 कॉपीज़ होती हैं। अगर एलिफेंट की एक कॉपी फेल हो, 19 और है। अगर इंसान की एक फेल हो, बस एक बची। नेचर ने एलिफेंट्स को एक ही मोस्ट एफिशिएंट जीन नहीं दिया, वो नेचर ने उन्हें रिडंडेंसी दी, मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स, ताकि एक फेल हो तो दूसरा टेक ओवर करे। आपके मल्टीपल इंटरेस्ट्स, आपके सीमिंगली रैंडम हॉबीज़, आपकी डाइवर्स स्किल्स, ये आपकी रिडंडेंसी है। थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली। अगर आप सिर्फ एक स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और AI आपकी जॉब रिप्लेस कर दे तो आपके पास क्या है? पैनिक, जॉब सर्च, आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी जानता है, जिसने कभी HVAC सिस्टम्स को सीरियसली एक्सप्लोर किया था, जो इंग्लिश टीच कर सकता है, जिसने कभी फोटोग्राफी सीरियसली सीखी थी, जिसे कुकिंग अच्छी आती है और उसे बिजनेस की तरह रन करना जानता है, तो क्या होता है? AI आपकी सॉफ्टवेयर जॉब लेती है। आप 3 महीने ग्रीव करते हो और फिर आपके पास 5 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जहां आप जा सकते हो। 5 डिफरेंट पिवट्स, 5 डिफरेंट ऑप्शंस। आप अनब्रेकेबल नहीं हो क्योंकि आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो। आप अनब्रेकेबल हो क्योंकि आपके पास बैकअप सिस्टम्स हैं। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया था। आपने स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी इंगेज की थी। आपने अनकॉन्शियसली एक सेफ्टी नेट बिल्ड किया था जो इंश्योर करता है कि चाहे इकोनॉमी बदले, टेक्नोलॉजी बदले, जॉब मार्केट बदले, आपके पास हमेशा एक वायबल पाथ है। और यहाँ एक और डायमेंशन है। हम जब किसी की वैल्यू असेस करते हैं तो यूजुअली एक मेट्रिक देखते हैं, कितना फेमस है, कितना रिच है, किस कंपनी में है, कितनी सैलरी है। ये आई शेप्ड मेट्रिक्स हैं। ये मेजर करने के लिए डिज़ाइन हुए हैं कि आप एक स्पेसिफिक होल में कितना गहरा गए। लेकिन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स आई शेप्ड नहीं होती। क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए चाहिए कोई जो साइंस भी समझे, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटिक्स भी, ह्यूमन बिहेवियर भी। एक डॉक्टर
जो केवल एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट है वो एक पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट नहीं कर सकता। एक लीडर जो केवल बिजनेस जानता है वो कल्चर, साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स को मिस कर देता है। दुनिया की हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स उन लोगों को देख रही हैं जो एम शेप्ड हैं, जो ब्रिजेस बना सकते हैं, जो डिफरेंट वर्ल्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात जो बहुत ऑनेस्ट तरीके से कहनी है, जो शेम आप फील करते हो, जो गिल्ट आती है जब आप किसी नई चीज़ की तरफ शिफ्ट होते हो, जो फीलिंग है कि मैंने फिर एक चीज़ छोड़ दी, वो फीलिंग आपको चेंज करने से रोकती है। वो आपको उस डायरेक्शन में फ्रोज़न रखती है जो एक्चुअली आपके लिए राइट नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सस्टेन टॉक कहते हैं। वो आवाज़ें जो आपको वहीं रखना चाहती हैं जहां आप हो, चाहे वो जगह आपके लिए काम कर रही हो या नहीं। लेकिन आपके अंदर एक दूसरी आवाज़ भी है जो क्यूरियस है, जो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती है, जो बिलीव करती है कि आप ज़्यादा हो सकते हो। साइकोलॉजी में इसे चेंज टॉक कहते हैं और ये वो आवाज़ है जिसे सुनना ज़रूरी है। तो अपने हॉबी ग्रेवयार्ड के लिए माफ़ी मांगना बंद करो। वो गिटार जो कॉर्नर में है वो फेलियर नहीं था, वो एक सेमेस्टर था जिसमें आपने रिदम, पेशेंस और फिज़िकल कोऑर्डिनेशन सीखी। वो हाफ डन वेबसाइट वो फेलियर नहीं था, वो एक सेमेस्टर था जिसमें आपने लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी। वो जिम फेज़ जो आधी छूट गई वो फेलियर नहीं था, वो एक सेमेस्टर था जिसमें आपने डिसिप्लिन और बॉडी अवेयरनेस सीखी। आप कभी सिर्फ एक चीज़ बनने के लिए बने ही नहीं थे, आप उन वर्ल्ड्स के बीच वो ब्रिज बनने के लिए बने हो जो बाकी लोग देख भी नहीं सकते। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल रह जाता है, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो मल्टीपल इंटरेस्ट्स हैं, ये जो हर डायरेक्शन में जाने की चाहत है, इसे एक एक्चुअल डायरेक्शन कैसे दें? इसे स्कैटर्ड रहने दें या इसे चैनल करें? और कहाँ? अपने अंदर की उस चेंज टॉक को, उस आवाज़ को जो कहती है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें? इसके लिए एक पूरी साइकोलॉजी है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की, जो स्पेसिफिकली इसी के बारे में है कि आपके अंदर जो मोटिवेशन ऑलरेडी है, जो जेन्युइन डिज़ायर है कुछ बिल्ड करने की, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, उसे कैसे चैनल करें और उसे कैसे सस्टेनेबल एक्शन में कन्वर्ट करें, बिना फोर्स के, बिना गिल्ट के, बिना उस ओल्ड शेम के कि मैंने फिर कुछ नहीं किया। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।